वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। वियतनाम को फ्रेंच इंडो चाइना भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रांस का इम्पीरियलिज्म चलता था। फ्रांस का वियतनाम पर राज 1860 से 1941 तक रहा। उसके बाद वियतनाम पर जापान ने अपना अधिकार कर लिया। जापान ने उस समय तक पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना अधिकार कर लिया था। जापान का वियतनाम पर राज 1941 से 1945 तक रहा। 6 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम गिरा दिया। फिर 9 अगस्त को अमेरिका ने नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया। जापान वर्ल्ड वॉर 2 में आत्मसमर्पण कर देता है। वियतनाम में स्थित जापान के सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं। नॉर्दर्न ट्रूप्स के सैनिक सरेंडर करते हैं चाइना को और सदर्न ट्रूप्स के सैनिक सरेंडर करते हैं ब्रिटेन को। जापान के सरेंडर करने के बाद वियतनाम पर फिर से फ्रांस की नज़र पड़ती है। फ्रांस वियतनाम पर फिर से रूल करने का प्रस्ताव रखता है। फ्रांस के दोबारा रूल करने के प्रस्ताव पर चाइना को आपत्ति होती है, मगर ब्रिटेन फ्रांस को न्योता दे देता है। 1946 में फ्रांस फिर से वियतनाम पर अपना राज स्थापित करने की कोशिश करता है और वियतनाम में शुरू हो जाता है फर्स्ट इंडो चाइना वॉर 1946 से 1954 तक। वियतनाम के सबसे प्रसिद्ध नेता थे हो ची मिन। हो ची मिन एक पार्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम था वियत मिन। वियत मिन 1941 से ही वियतनाम की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। पहले वे लड़े जापान से और अब उनकी लड़ाई शुरू हुई फ्रेंच से। 8 साल की भीषण लड़ाई के बाद फ्रांस हार मान जाता है। फ्रांस वियत मिन के गुरिल्ला लड़ाकों के सामने घुटने टेक देता है। वियत मिन और फ्रांस के बीच होता है एक समझौता जिसे जेनेवा अकॉर्ड्स कहते हैं। जेनेवा अकॉर्ड्स 1954 के समझौते के अनुसार वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। वियतनाम का बंटवारा हो जाता है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में। नॉर्थ वियतनाम कम्युनिस्ट स्टेट बनता है। नॉर्थ वियतनाम में हो ची मिन की सरकार बनती है। हो ची मिन विश्व के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट लीडर थे जिन्होंने कई साल सोवियत रूस और चीन में बिताए थे। नॉर्थ वियतनाम को सोवियत रूस और चीन का समर्थन भी प्राप्त था। साउथ वियतनाम प्रो वेस्ट यानी कैपिटलिस्ट स्टेट बनता है। साउथ वियतनाम में एंगो डिन डिएम की सरकार बनती है। 17th पैरेलल को बाउंड्री लाइन बनाया जाता है। 17th पैरेलल के ऊपर होता है नॉर्थ वियतनाम और 17th पैरेलल के नीचे होता है साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम का कैपिटल बनता है हनोई और साउथ वियतनाम का कैपिटल बनता है साइगोन। हनोई आज भी वियतनाम का कैपिटल है और साइगोन का नाम बदलकर हो ची मिन सिटी कर दिया गया है। जेनेवा अकॉर्ड्स के बाद भी वियतनाम में लड़ाई जारी रहती है। लड़ाई के कई कारण थे। एंगो डिन डियाम एक भ्रष्ट और तानाशाह थे। वे साउथ वियतनाम में बहुत बदनाम थे। एंगो डिन डिएम धार्मिक कट्टरता भी रखते थे। वे कैथोलिक थे और वे साउथ वियतनाम में बुद्धिस्ट लोगों का नरसंहार करवा रहे थे। नॉर्थ और साउथ वियतनाम में लड़ाई जोर पकड़ लेती है। साउथ वियतनाम में कम्युनिस्ट गुरिल्ला फोर्स बनती है जो नॉर्थ और साउथ वियतनाम को एक करके कम्युनिस्ट रूल शुरू करना चाहती है। इस गुरिल्ला फोर्स का नाम है वियत कॉन्ग। वियत कॉन्ग को नॉर्थ वियतनाम का पूरा समर्थन था। जेनेवा अकॉर्ड्स में यह तय किया गया था कि नॉर्थ और साउथ वियतनाम का बंटवारा टेम्पररी होगा। कुछ दिन बाद चुनाव होंगे और वियतनाम फिर से एक हो जाएगा। लेकिन एंगो डिन डिएम ने कोई चुनाव नहीं करवाए। एंगो डिन डिएम तानाशाह बन गए। एंगो डिन डिएम को अमेरिका का पूरा समर्थन था। 1950 के दशक में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था कम्युनिस्ट सोवियत रूस। अमेरिका का मानना था कि अगर साउथ ईस्ट एशिया का कोई भी देश कम्युनिस्ट बन जाता है तब उसके आसपास के बाकी दूसरे देश भी कम्युनिस्ट बन जाएंगे। इस थ्योरी को डोमिनो थ्योरी कहा जाता था। जॉन एफ कैनेडी ने अपने एडवाइज़र्स भेजे साउथ वियतनाम में। ये मिलिट्री एडवाइज़र्स थे। कैनेडी ने 1962 में साउथ वियतनाम में अमेरिकी सेना की संख्या को बहुत बढ़ा दिया था। अगस्त 1964 में एक यूएस नेवल शिप यूएसएस मैडॉक्स पर नॉर्थ वियतनाम की सेना हमला करती है।
इस हमले को गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट कहा जाता है। गल्फ ऑफ टोंकिन नॉर्थ वियतनाम के समुद्र तट पर है। यूएस कांग्रेस गल्फ ऑफ टोंकिन रेजोल्यूशन पास करती है और यूएस ऑफिशियली वियतनाम युद्ध में शामिल हो जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट एक झूठी बात थी। ये झूठ था जिसे यूएस आर्मी ने बनाया था। इस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट हैं जॉनसन। 1967 तक वियतनाम युद्ध में यूएस के 5 लाख सैनिक लड़ाई लड़ रहे थे। यूएसए ने अपने सुपीरियर एयर पावर का इस्तेमाल वियतनाम युद्ध में बहुत बढ़ चढ़ कर किया। यूएस ने वियतनाम पर इतने सारे बम गिराए जितना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरे यूरोप में नहीं गिरे थे। यूएस आर्मी ने वियतनाम युद्ध में केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया। यूएसए ने नेपाल और एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया। नेपाल जंगलों में आग लगा देता है। एजेंट ऑरेंज पेड़ों से पत्तियों को गिरा देता है। नेपाल और एजेंट ऑरेंज ने लाखों मासूम वियतनाम लोगों की जान ले ली। वियतनाम युद्ध की खास बात है कि ये लड़ाई जंगलों और गांवों में लड़ी गई। अमेरिकी सैनिक जंगल में गुरिल्ला वॉरफेयर से लड़ पाने में असमर्थ थे। यूएस सोल्जर्स ने ऐसी ज़मीन पहले कभी नहीं देखी थी। जंगलों में लड़ पाना, सामान को लाना ले जाना, ट्रैप्स को समझ पाना यूएस सोल्जर्स के बस की बात नहीं थी। मगर दूसरी ओर वियत कॉन्ग के सैनिक बड़े आराम से गुरिल्ला लड़ाई लड़ रहे थे। वियतनाम सोल्जर्स ने एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका अपनाया। वियतनाम सैनिकों को पता था कि जब ऊपर से बम गिराए जाएंगे तब वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने टनल्स बनवाए। पूरे वियतनाम में एक बहुत बड़े टनल्स का नेटवर्क बनाया गया। वियतनाम सैनिक इसी टनल में रहते थे। जब यूएस सोल्जर्स पास आते तो ये सैनिक टनल से निकल उन्हें मार डालते और फिर टनल में घुस जाते। अब आते हैं टेट ऑफेंसिव पर। जनवरी 1968 में वियत कॉन्ग के सैनिकों ने एक सरप्राइज अटैक किया। एक ही दिन पूरे दक्षिण वियतनाम के सभी महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और अमेरिकी दूतावास पर सिलसिलेवार आत्मघाती हमला किया गया। वियत कॉन्ग के सैनिक एक ही दिन सभी महत्वपूर्ण जगहों पे मिलिट्री अटैक करते। ये वियतनाम युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। इस हमले से वियत कॉन्ग और नॉर्थ वियतनाम को एक बहुत बड़ा मोरल बूस्ट मिला। पहली बार यूएस को लगने लगा कि वो इतने पावरफुल नहीं है। अमेरिका की जनता को भी ये भ्रम था कि यूएस आर्मी इतनी पावरफुल है कि वियत कॉन्ग उनके सामने टिक नहीं पाएगा। अब अमेरिकी जनता को यह महसूस होने लगा कि ये युद्ध 6 महीने में तो खत्म नहीं होने वाला। अमेरिकी जनता अपनी सरकार से ये भी पूछ रही थी कि आखिर यूएस इस युद्ध में लड़ ही क्यों रहा है। इस टेट ऑफेंसिव के बाद अमेरिकी सेना का घिनौना चेहरा सामने आता है। अमेरिकी सेना ने मी लाई मैसेकर को अंजाम दिया। ये दिल पिघला देने वाला दृश्य है। अमेरिकी सेना ने मासूम वियतनामी गांव वालों को बहुत ही बेरहमी से मार डाला, जिनमें औरतें और बच्चे थे। इस मी लाई नरसंहार के बाद यूएस में वियतनाम युद्ध के खिलाफ आक्रोश पनपने लगा। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। लोग गुस्से में थे और उनका कहना था कि जब युद्ध से यूएस का कोई लेना देना ही नहीं है, फिर क्यों वे ये युद्ध लड़ रहे हैं। यूएस आर्मी क्यों मासूम वियतनामी लोगों की हत्या कर रही है। यूएस में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था मीडिया के कारण। तब तक टीवी बहुत हद तक पूरे यूएस के घरों में आ चुका था। लोगों ने वियतनाम युद्ध की कवरेज को अपने टीवी पर देखा। वियतनाम युद्ध पहला युद्ध था जिसका टीवी कवरेज हुआ था। जर्नलिस्ट्स ने पूरी ईमानदारी और बहादुरी से इस युद्ध की रिपोर्टिंग की थी। मी लाई हत्याकांड की सच्चाई जब अमेरिकी जनता तक पहुंची, तब खुद अमेरिकी जनता अमेरिकी सेना को बेबी किलर्स कहने लगी। पहली बार युद्ध के समय में पब्लिक ओपिनियन सरकार के खिलाफ हो गया था। वियतनाम की दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखकर दिल पिघल जाता है।
1968 में रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हैं इस वादे पर कि वो यूएस को वियतनाम युद्ध से बाहर ले आएंगे। रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट का चुनाव जीत जाते हैं। रिचर्ड निक्सन के चुनाव जीतने के बाद वे धीरे धीरे अमेरिकी सेना की संख्या कम करने लगते हैं। वियतनाम में 1973 में पेरिस पीस अकॉर्ड होता है। अमेरिका युद्ध से बाहर हो जाता है। वियतनाम से सारे अमेरिकी सैनिक वापस हो जाते हैं, मगर लड़ाई जारी रहती है। अमेरिका के जाते ही नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम को कैप्चर कर लेता है और अप्रैल 1975 में नॉर्थ और साउथ वियतनाम यूनिफाइड हो जाते हैं। तब एक कम्युनिस्ट वियतनाम की स्थापना होती है। वियतनाम बन जाता है सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। इस युद्ध में 58,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 1.5 लाख सैनिक घायल हुए, जिनमें कईयों को मानसिक बीमारी हो जाती है। इतना टॉर्चर सहने के बाद इस युद्ध में वियतनाम के 20 लाख मासूम लोग मारे गए थे। वियतनाम युद्ध अमेरिका की पहली हार थी। इस युद्ध ने यह दिखाया कि केवल आधुनिक हथियार होने से कोई जंग नहीं जीत सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।